चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें हमारा रिटर्न्स अंडर जीएसटी का जो टॉपिक है वो रिवाइज करना है। रिटर्न्स अंडर जीएसटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट कम से कम आपको 5 नंबर का काम यहां से जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें हैं जो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप पूरे साल ट्रांजेक्शन्स करते हो या एक पर्टिकुलर पीरियड, महीने या 3 महीने की मैं बात करूं, आप ट्रांजेक्शन्स करते हो जिसमें आप सेल करते हो, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई करते हो। जीएसटी की भाषा में बात करें तो यू आर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई एंड आप परचेज करते हो, इसका मतलब आप इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हो। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, इन ट्रांजेक्शन्स का जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स को सरकार को देना पड़ेगा। आपको उस ट्रांजेक्शन्स की डिटेल सरकार को देनी पड़ेगी। तो वो डिटेल्स प्रोवाइड करवाने के लिए ही हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, जिसमें बेसिकली जो भी हमारा टैक्स पेबल आता है वो भी हम पे करते हैं, और हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए उनकी समरी भी हम यहाँ पे रिटर्न्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलग अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखे हैं जो अलग अलग लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी की बात करूं तो हम यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। वन, जो रेगुलर टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है, रेगुलर टैक्स पेयर जो कि नॉर्मली आपकी सेल करता है, परचेजेस पे आईटीसी क्लेम करता है और नेट टैक्सेस पे कर देता है। तो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए कुछ फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं रिटर्न्स की, और दूसरी तरफ अदर्स फॉर्म है। यहाँ पे अदर्स में मैंने कंबाइन कर दिया बाकी सभी। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में समझने के लिए हम रेगुलर टैक्स पेयर को जो फॉर्म, जो रिटर्न्स रेलेवेंट होती हैं वो समझेंगे, और अदर्स कौन कौन से फॉर्म्स है वो जल्दी से हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिटर्न्स मीन स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटर्न का मतलब होता है सर स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक टैक्स पेयर सबमिट करता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को, यानी कि सरकार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए और साथ में टैक्सेस देने के लिए, और ये हमेशा रेगुलर इंटरवल पे फाइल की जाती है। कोई रिटर्न हर महीने फाइल होंगी, तो कोई रिटर्न 3 महीने में, तो कोई साल में फाइल होगी। ठीक है, ये कंप्लायंस प्रोसीजर है which enables the tax administration to estimate the tax collection for a period and determine correctness of tax compliances। हमेशा जो हमारे रिटर्न्स है उनकी स्टैट्यूटरी फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म स्पेसिफाई किए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए। और सर अगर हम रिटर्न नहीं भरते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टीज और लेट फीस लगाई जा सकती है, एंड इवन हमने पढ़ा है आपका जीएसटी भी कैंसिल किया जा सकता है अगर आप स्पेसिफिक टाइम तक अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो। ठीक है, और जितने भी रिटर्न्स है जीएसटी में सारी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जितने भी रिटर्न्स के फॉर्म है मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। नंबर 1 एप्लीकेबल फॉर रेगुलर टैक्स पेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेबल टू अदर्स। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर आपका यहीं पे है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो हमारा पहला मेन फोकस यही रहेगा कि सर रेगुलर टैक्स पेयर को कौन से रिटर्न भरनी होती है और उनका क्या रेलेवेंस है, क्यों बनाई गई है। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो हमें देखनी है रेगुलर टैक्स पेयर जो होता है उसके ऊपर कौन कौन से रिटर्न्स एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब हम रिटर्न्स का टॉपिक कर रहे हैं तो सर हमारा फोकस कैसे होना चाहिए, मतलब ये चैप्टर हमें करना कैसे है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो हमें इसे कैसे करना चाहिए ताकि एग्जाम में हम इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। जो भी मैं आपको रिटर्न्स बताऊंगा, जितने भी मैं आपको रिटर्न्स बताने वाला हूं, आपको सबसे पहले उसका फॉर्म नंबर ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्म में रिटर्न जाती है। सेकेंडली आपको उस रिटर्न का पर्पस ध्यान रखना है कि इस रिटर्न को क्यों बनाया गया है, इस रिटर्न में क्या डिटेल जाती है। और तीसरी आपको उसकी ड्यू डेट भी याद रखनी है। फॉर्म नंबर और ड्यू डेट एमसीक्यू के पर्पस से रेलेवेंट है और पर्पस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको समझनी है जितनी भी मैं आपको रिटर्न्स बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर के साथ। रेगुलर टैक्स पेयर के लिए सबसे पहले हम सेल की साइड आए, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो रेगुलर टैक्स पेयर को सेल की रिटर्न भरनी होती है और साथ में उसे अपनी इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर भी फोकस करना है कि उसने कौन कौन सी परचेजेस की। तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों तरफ ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाई की। बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप जब जब गुड्स बेचते हो, जब जब आप गुड्स की सप्लाई करते हो, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे टैक्स फ्री हो, आपने अगर आउटवर्ड सप्लाई की है तो आपके लिए सबसे पहले रिटर्न एप्लीकेबल होती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1
एक रेगुलर टैक्स पेयर जो भी अपनी सेल करता है उसकी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में फाइल करता है, चाहे उसने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा हो, चाहे उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा हो, चाहे उसने टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचे हो या टैक्स फ्री प्रोडक्ट बेचे हो, गुड्स हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, आपको आपकी जीएसटीआर 1 में उसे अपलोड करना होता है। एंड दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इनवर्ड सप्लाई, तो आईटीसी चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, ये वीव ओनली पर्पस के लिए 2 फॉर्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें आपका जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब सप्लायर जिससे हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे वो अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा, तो हमारे यानी कि रेसिपिएंट के 2A 2B में वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा। सर 2A में कब जाता है? हर ट्रांजेक्शन जो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया है वो आपकी 2A में ऑटोफिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने टाइम से रिटर्न फाइल की है तो ही आपके वो ट्रांजेक्शन 2B में आएगा, और इसी की बेसिस पे आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 16 की भी कंडीशन है, इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन द रिटर्न, इसका मतलब वो आपके 2B में आना चाहिए। सर 2A में हर हाल में आएगा, 2B में सिर्फ वो तब आएगा अगर सप्लायर ने समय से रिटर्न भर दी हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली रिटर्न एज अ सप्लायर आपको जीएसटीआर 1 भरनी होती है, और एज अ रेसिपिएंट आपको 2A 2B चेक करना होता है कि क्या आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 भर के आपके ट्रांजेक्शंस को वहां पे दिखा दिया है या नहीं। सर ऐसा क्यों करना है? बिकॉज ऑब्वियस है आपको आईटीसी तभी मिलेगा अगर ट्रांजेक्शन 2B में आया है। अगर ट्रांजेक्शन 2B में नहीं आ रहा तो आप सप्लायर को कॉल करोगे, भाई मेरी सेल जो तुमने मुझे माल बेचा है वो प्लीज दिखाओ, तभी मुझे आईटीसी मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने मैचिंग का कॉन्सेप्ट जो है बनाया। तो बीइंग रेगुलर टैक्स पेयर आपको आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 1 में, और इनवर्ड सप्लाई की 2A एंड 2B सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, अब ये 2A और 2B में डिफरेंस भी थोड़ा सा बता देता हूं। पहले सिर्फ 2A हुआ करती थी, जिसमें ट्रांजेक्शन जाता था आपके सप्लायर ने जब भी ट्रांजेक्शन दिखाया, बट फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ड्यू डेट से फाइलिंग जरूरी है, तो फिर गवर्नमेंट ने 2B का भी कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। तो फिलहाल 2A और 2B दोनों है, इतना ही फर्क समझ लो दोनों में कि 2A आपकी हर ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे सप्लायर ने रिटर्न टाइम से भरी हो या ना भरी हो, लेकिन 2B में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जाते हैं जिनके लिए आपके सप्लायर ने विद इन ड्यू डेट ही अपनी जीएसटीआर 1 भरती होगी। ठीक है, तो पहली रिटर्न से स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 1। डेफिनेशन जहां पे जो रेलेवेंट होगी मैं उसका मीनिंग आपको वहीं बता दूंगा। हम पहली रिटर्न से स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 1, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सेक्शन 37 कहता है कि हर रेगुलर टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न भरनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की जीएसटीआर 1 में। क्या कहा गया देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। सर सारे रजिस्टर्ड पर्सन को भरना है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी भरना होता है। किसको नहीं भरना सर? जिनके लिए अलग से फॉर्म स्पेसिफाइड है, लाइक आईएसडी वालों को नहीं भरना, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन डीलर, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर एंड ओआईडीआईआर सर्विस सप्लायर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस देने वाले, इन लोगों को जीएसटीआर 1 नहीं भरनी होती। इन सब के लिए हम देखेंगे अलग अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। तो सबसे पहली बात याद रखना, रेगुलर टैक्स पेयर को ही जीएसटीआर 1 भरनी होती है। नाम जीएसटीआर 1 रखा गया रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का। ड्यू डेट क्या है? अब यहां पे समझिए प्रॉब्लम क्या हुई, हर महीने अगर आप एक जीएसटीआर 1 भरोगे, 2A 2B चेक करोगे, उसके बाद टैक्सेस पे करने के लिए भी एक रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटीआर 3B। तो ये सारा महीने के महीने करना बर्डनसम काम हो गया था। तो फिलहाल हमारे इंडिया में 2 स्कीम्स एप्लीकेबल है अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से बात करें। नंबर 1, या तो आप मंथली फाइलिंग कर सकते हो जिसमें हर महीने आपको जीएसटीआर 1 भरनी पड़ेगी, या आप क्वार्टरली भी ऑप्ट कर सकते हो जिसे हम क्यूआरएमपी कहते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इस सिस्टम में छोटे बिजनेसमैन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो अपने रिटर्न्स जो है क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, बट टैक्सेस मंथली पे करते रहेंगे। इसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। मे बी आप जीएसटीआर 1 मंथली भर रहे हो तो अगले महीने की 11, इसका मतलब अप्रैल के लिए 11 मई, मई के लिए 11 जून, जून के लिए 11 जुलाई एंड सो ऑन। और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो अगले क्वार्टर के एंड के बाद जो अगला महीना आएगा उसकी 13 तारीख, मतलब पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून उसके लिए 13 जुलाई, जुलाई टू सितंबर उसके लिए 13 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 13 जनवरी, और जनवरी टू मार्च के लिए 13 अप्रैल। तो इस टाइप से ड्यू डेट सेट की गई है। अब जीएसटीआर 1 में जाता क्या है सर? जीएसटीआर 1 में बेसिक डिटेल सबसे पहले बिजनेस की, जीएसटी नंबर, लीगल एंड ट्रेड नेम, कौन से पीरियड की है, एचएसएन समरी, डॉक्यूमेंट समरी, ये आपको देनी होती है। इसके अलावा मेन जो जाता है सर वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, आपने जो सेल की है। अब यहां पे आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहली बात आपकी जितनी भी B2B सप्लाईज है, B2B रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर आपकी जो B2C इंटरस्टेट सप्लाई है जहां पे वैल्यू एक्सीड करती है 1 लाख रुपए से,
दो टाइप के ट्रांजेक्शन है, पहला B2B सप्लाई, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो। सेकेंड है B2C इंटर स्टेट सप्लाईज, जहां पे आपकी वैल्यू एक्सीड करती है 1 लाख से। तो ऐसे केसेस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, हर इनवॉइस को सेपरेटली अपने रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, क्या GSTR1 भरते टाइम अगर मैंने 10 लोगों को सेल किए तो क्या सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग दिखानी है? तो पहला B2B की यस अलग अलग दिखानी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे सामने वाले के 2A 2B में जाएगा और उसको ITC मिलेगा। एंड इवन B2C में इंटर स्टेट सप्लाई जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, वो भी आपको अलग से दिखानी होती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी अलग से इनवॉइस वाइज आपको डिटेल देनी होती है। बाकी बच्चों की आप कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकते हो, जिसमें आपकी जितनी भी B2C सप्लाईज है उनको आप कंसोलिडेट कर सकते हो स्टेट वाइज, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सिमिलर वे में डेबिट नोट क्रेडिट नोट की भी इन्फॉर्मेशन इसी रिटर्न में जाती है। एडवांसेस रिसीव्ड एंड रिफंडेड की भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इवन एग्जम्प्ट सप्लाईज जो है आपकी, उनकी भी डिटेल अलग से देनी होती है। और अगर आपने कोई चेंज किया है पिछले सालों में, पिछले महीनों में सॉरी, कोई इनवॉइसेस अगर दिखाए हैं पिछले रिटर्न्स में, अगर आप उन्हें अमेंड करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, तो वो भी इस रिटर्न के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके रिटर्न्स में जाती है। ठीक है, सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है सर GSTR1। GSTR1 किसको भरनी है? रेगुलर टैक्स पेयर इंक्लूडिंग CTP। कब भरनी होती है सर? डिपेंड करता है वेदर आप मंथली फाइलर हो या क्वार्टरली। मंथली फाइलर के लिए अगले महीने की 11, क्वार्टरली फाइलर को क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन जाएगी सर? सेल की इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस वाइज, बाकी के लिए कंसोलिडेटेड। अब अगर मान लो सर हमने कोई रिटर्न फाइल करी GSTR1 और हमें पता चलता है कि हमने उसमें गलती कर दी है, तो क्या उस गलती को ठीक किया जा सकता है? यस, आप गलती को ठीक कर सकते हो। मान लो इस महीने में गलती पता चली है, अगले महीने के रिटर्न में आप उसको ठीक कर सकते हो। जब भी आपको ठीक करना है आप कर सकते हो, लेकिन एक टाइम लिमिट है। अगर मान लीजिए लेट्स से मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिटर्न भरते टाइम आपसे किसी पर्टिकुलर पीरियड की GSTR1 में मिस्टेक हो गई, तो उसे रेक्टिफाई करके ठीक करने का समय है अगले साल, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो आएगा उसकी 30 नवंबर, या फिर आपकी एनुअल रिटर्न भरने की तारीख, विच एवर इज अर्लियर। सर ये डेट देखी देखी लगती है, यस, ITC क्लेम करने की भी यही तारीख होती है। अगर आप अपना ITC क्लेम करना भूल गए हो तो यही तारीख आपके लिए रेलेवेंट है। क्रेडिट नोट इश्यू करने की भी यही डेट रेलेवेंट रहती है। ठीक है, तो एरर रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मुद्दा आया था कि सर जब हम GST की रिटर्न भरते हैं GSTR1, तो हमें यहाँ पे HSN समरी देनी होती है। HSN समरी बेसिकली आपने जो भी पीरियड में गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज रेंडर किए हैं, उनके जो HSN वाइज है उसको आपको समराइज वे में HSN वाइज आपकी सारी की सारी सेल को बाइफरकेट करके दिखाना होता है। बट सर HSN जो कोड होता है वो 8 डिजिट का होता है। हमने टैक्स इनवॉइसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप इनवॉइसेस बनाते हो तो वहां पे आपको HSN कोड मेंशन करना होता है, लेकिन कितने डिजिट का? 8 डिजिट का किसी लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो B2B सप्लाईज के लिए 4 डिजिट एंड B2C सप्लाई ऑप्शनल है, 4 डिजिट का देना चाहो दे सकते हो, वरना जरूरत भी नहीं। एंड अगर आपके टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो फिर आपको 6 डिजिट का HSN देना पड़ेगा मैंडेटरीली, चाहे B2B हो चाहे B2C सप्लाई हो। अब उसी चीज को यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया कि जब आप GSTR1 भरते हो तो सेम उसी बेसिस पे आपको GSTR1 में भी HSN समरी देनी पड़ेगी। ये एग्जैक्ट सेम है जो हमने टैक्स इनवॉइसेस में भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी पहली रिटर्न थी GSTR1। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने कोई सप्लाई नहीं की है तो भी ये रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, आपको GSTR1 कब फाइल नहीं करने दी जाएगी? GST में सारे रिटर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फाइल होती है। मान लो अगर मैं मई महीने की रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो ये जरूरी है कि पहले आपने अप्रैल की रिटर्न भर दी हो GSTR1। इवन GSTR1 क्या, GSTR3 जो टैक्स पे करने की रिटर्न होती है पिछले पीरियड की, आपने वो भी फाइल कर दी है। उसी के बाद आपको अगले GSTR1 को फाइल करने दिया जाएगा। तो इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की GSTR1 फाइल नहीं हुई है या पिछले महीने की 3B फाइल नहीं हुई है, तो क्रोनोलॉजिकली आप आगे वाली रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। सिमिलर वे में आपको बैंक फर्निश करना होता है रजिस्ट्रेशन के 30 डेज में, अगर आपने वो भी नहीं किया है तो आपकी रिटर्न आपको फाइल नहीं करने देंगे। या आपके पास रूल 88C या 88D का नोटिस आया था, ये क्या होता है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि रूल 88C या 88D का नोटिस आया है और आपने रिप्लाई नहीं दिया है इसके रिलेशन में कोई भी, तो ऐसे केसेस में भी आपको GSTR1 नहीं भरने दी जाएगी। ठीक है, GSTR1 कैन ओनली बी फाइल्ड आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। चलते मंथ में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर चल रहा है,
दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर चलते में मैं दिसंबर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, वो पीरियड एंड होने के बाद ही आप उसकी रिटर्न फाइल कर पाओगे, एक्सेप्ट सीटीपी जो बिजनेस क्लोज करके जा चुका है। जीएसटीआर 1 पे डिटेल कभी भी ऐड कर सकते हो, फाइलिंग आप करना चाहोगे जब मंथ एंड होने के बाद ही होगी, लेकिन डिटेल आप चाहो तो करंट मंथ की करंट मंथ में भी ऐड करके छोड़ सकते हो ताकि बाद में सिर्फ सबमिट करने का काम रह जाए। सर अगर जीएसटीआर 1 भरी नहीं है, कितने टाइम तक हम इसको भर सकते हैं? पहले तो ऑप्शन था आप कभी भी भर देना, 10 साल बाद भी भर देना, लेकिन लेटर ऑन अमेंडमेंट की गई और 3 साल का टाइम दिया गया है। आप कोई भी रेलेवेंट रिटर्न भरोगे उसकी ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर भर सकते हो अगर आपने नहीं भरी है तो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, उसने मई 2024 की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है, तो इसको कब तक वो फाइल कर सकता है? सर मई 2024 के लिए लेट्स से वो मई 24 की रिटर्न भरना चाहता है, जिसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? अगर आप मई 24 की भर रहे हो मतलब आप मंथली फाइलर हो, ड्यू डेट बनेगी सर अगले महीने की 11 यानी 11 जून 2024। इसका मतलब यहां से 3 साल का टाइम होगा इसके पास इस पेंडिंग रिटर्न को फाइल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी रेलेवेंट की गई है, ऐड की गई है लेटर ऑन की, भाई 3 साल के अंदर अंदर ही आप अपनी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा जीएसटीआर 1 का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि एज अ रेगुलर टैक्स पेयर आपको अपनी सेल की रिटर्न भरनी होती है, जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करते हो, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपने किस किस को कितना माल बेचा। एक चीज याद रखना, जीएसटीआर 1 में आप कभी भी टैक्सेस पे नहीं करते हो। अब सीक्वेंस समझो कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। सबसे पहले एक रेगुलर टैक्स पेयर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, जिसमें वो अपना आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करता है, आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करता है। देन वो अपनी जीएसटीआर 2A और 2B को वीव करता है, जिसमें उसके सप्लायर ने अपने ट्रांजेक्शन 1 में दिखा के आपके 2A 2B में पोस्ट करवाए होंगे, यहां से आपको आपका इनपुट टैक्स मिलेगा। आपने आउटपुट टैक्स दिखा दिया जीएसटीआर 1 में, आपने 2A 2B में आपका इनपुट टैक्स आ गया, उसको देख लिया, चेक कर लिया, सप्लायर को इंसिस्ट करके ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट करवा दिए। फाइनली अब आपकी बारी आती है टैक्स पे करने की। अब आपको टैक्स भरना है, टैक्स भरने के लिए रिटर्न होती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के थ्रू रेगुलर टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पे अपना करता है। अब सर टैक्स पे करते टाइम या तो आपके पास इनपुट टैक्स है सफिशिएंट तो आप वहां से टैक्स पे कर दोगे, और अगर इनपुट टैक्स नहीं है तो हमने पढ़ा था आप कैश लेजर से आपका टैक्स पे कर दोगे जो भी पेबल बनता है, ठीक है। तो वट एवर द केस, अगर आप क्रेडिट पड़ा है तो आईटीसी का यूज करोगे, और अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है तो आप कैश लेजर से आपका जो भी टैक्स बनता है वो जीएसटीआर 3B से भर दोगे। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब हम जीएसटीआर 1 भरते हैं तो हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं कि सर मैंने इतनी सेल की उसमें मेरा इतना टैक्स बनता है, वो ऑटो पॉपुलेट होके 3B में फिल हो जाता है। लेट्स से मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी सेल 10 लाख की है एंड कोरस्पॉन्डिंगली लेट्स से मेरा टैक्स बनता है 180, 1,80,000। ऑटोमेटिकली 3B में ये इंफॉर्मेशन पुश कर दी जाएगी जीएसटीआर 1 सबमिट होते ही कि सेल 10 लाख की है और उसके ऊपर टैक्स पेबल बनता है 180। 2A 2B में मेरे सप्लायर ने मेरे ट्रांजेक्शंस दिखाए होंगे, तो जहां पे 2B में जितना भी अमाउंट आया होगा वो मेरा आईटीसी बनेगा और वो भी मेरे 3B में पुश कर दिया जाएगा। दैट्स से मेरा आईटीसी बनता है 50,000 रुपीज। मेरा आउटपुट टैक्स पेबल बना 180 का और मेरा इनपुट टैक्स है 50,000। पुराना कोई बैलेंस नहीं है, पहला मंथ था लेट्स से, तो 180 का आउटपुट है, 50 का इनपुट है, नेट में आपको कैश में 130 पे करने पड़ेंगे। दिस इज दी फॉर्मेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। क्या रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोसेस गवर्नमेंट ने बनाया। अब प्रॉब्लम क्या हुई सर, जब हम जीएसटीआर 1 से इंफॉर्मेशन को 3B में पुश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरे से गलती से एक जीरो सर यहां फालतू लग गई, मैंने 10 लाख की सेल दिखाने के बजाय 100 लाख की सेल दिखा दी। सर क्लरिकल मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। और टैक्स 18% जब बना तो सर 18 लाख रुपए बन गया। अब होगा क्या, ऑटो फिल होके वो 3B में भी 18 लाख रुपए ही आएगा और यहां पे भी 100 लाख आएगा, क्योंकि वो ऑटो फिल होता है, 1 में जो दिखा दिया वही 3B में जाता है। कोरस्पॉन्डिंगली आईटीसी तो सिर्फ 50,000 आया, तो इसका मतलब पेबल जब आप देखोगे तो 17.5 लाख रुपए पेबल आएंगे। सर क्या हम 3B में फिगर्स को चेंज कर सकते हैं? 1 में गलती होगी 3B में चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हो, आप मैन्युअली इसको एडिट कर सकते हो। जो ऑटो फिल हुआ है 10 लाख कर दो 100 लाख का, और टैक्सेस का अमाउंट भी 180 कर दो। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है अंडर रूल 88C। यही बात का नोटिस है सर जो कहा गया था इससे पिछले पॉइंट में कि आपके पास रूल 88C का नोटिस आया एंड यू हैव नॉट रिप्लाइड इट।
तो सर नोटिस क्या आएगा, नोटिस आएगा कि आपने लायबिलिटी डिक्लेयर किया 18 लाख बट यू आर पेइंग ओनली 180, बैलेंस 16,20,000 आप पे नहीं कर रहे हो। आपके बैंक अकाउंट से भी गवर्नमेंट पैसा डिडक्ट कर सकती है, नोटिस बिना दिए भी आपको जो है वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर सकती है 16,20,000 रुपए, क्योंकि आपने खुद अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर की थी और पे कम कर रहे हो। इवन इस रीजन से आपकी फ्यूचर की रिटर्न फाइलिंग भी रोकी जा सकती है। तो प्रॉब्लम होगी सर, गलती से मिस्टेक हो गई तो रेक्टिफाई कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया। गवर्नमेंट ने क्या, रिसेंटली लास्ट ईयर ये चेंज किया गया कि जीएसटीआर 1 भरने के बाद आपको महसूस हुआ, आपको रियलाइज हुआ कि हमने गलती कर दी, लेकिन अभी आपने 3B फाइल नहीं की है, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं जीएसटीआर 1A का। यू कैन फाइल जीएसटीआर 1A। व्हाट इज जीएसटीआर 1A? जीएसटीआर 1A एक रिटर्न है, ए का मतलब यहां अमेंडमेंट है। आपने एक जीएसटीआर 1 भर दी, भरते समय कोई गलती होगी, 3B भरने से पहले आप उसे रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो आप जीएसटीआर 1 फाइल करके उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो जो करंट टैक्स पीरियड में आपने कर दी है। सर हमने गलती से एक जीरो फालतू लगा दिया, आप 1A भरो, 1A में उस जीरो को हटाओ, ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम हो जाएगा और 3B में फिर आपका अपडेटेड फिगर जाएगा, इसकी वजह से आपको 3B को चेंज नहीं करना पड़ेगा और नोटिस का सिनेरियो खत्म हो गया। तो ये सिस्टम बनाया गया है, तो इसी की वजह से एक नई रिटर्न इंट्रोड्यूस की गई है जीएसटीआर 1A। सर 1A का पर्पस क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी फाइल्ड 1। जो आपने जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल कर दिया उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए 1A बनाया। सर 1A लास्ट ईयर आया, उससे पहले रेक्टिफिकेशन कैसे होता था? रेक्टिफिकेशन अभी भी आप करंट मंथ में अगर कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 भरते टाइम ठीक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज वो अगले मंथ जाएगी सर, उससे पहले तो आपको करंट मंथ की 3B भी भरनी पड़ेगी, जिसमें मिसमैच आ गया तो नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 1A का ऑप्शन दे देते हैं, अगर आपके से कोई गलती हो गई है तो आप उसे यहां पे भी रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये मेन सिनेरियो था, ये मेन पर्पस था जीएसटीआर 1 को इंट्रोड्यूस करने का। इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। यहां पे बता रहा है कि एक सेकेंड, यहां पे बताया गया इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म। 1A रेक्टिफाई करने के लिए है, ऑप्शनल फॉर्म है, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको 1A भरना ही पड़ेगा। अगर सर हमने कोई मिस्टेक नहीं है तो हमें 1A भरने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म टू रेक्टिफाई मिस्टेक मेड ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 नोटिस बिफोर फाइलिंग 3B। सर 1B भर दिया, 3B भी भर दी, अब क्या करें? अब मिस्टेक का पता चला, अब कोई सॉल्यूशन नहीं, अगले मंथ की रिटर्न भरते टाइम ही करना। अब आप 1A तो नहीं फिल कर सकते, 1A 1 और 3B के बीच में ही फाइल होती है, ठीक है। ओनली करंट पीरियड इनवॉइसेस कैन बी अमेंडेड, ये सिर्फ इसलिए ही दिया गया ताकि करंट पीरियड के इनवॉइसेस को, डिटेल्स को ठीक किया जा सके। इट कैन बी फिल्ड ओनली वंस, एक बार ही गलती ठीक करने का मौका दिया जाएगा, इसको रिवाइज नहीं कर सकते और जो भी चेंज करोगे वो 3B में भी अपडेट हो जाएगा। पर्पस भी यही था। 1A की कोई ड्यू डेट नहीं है, ये 1 के बाद और 3B से पहले भरी जाती है, आप इसे कभी भी भर सकते हो। इफ अ चेंज इज रिक्वायर्ड इन जीएसटी नंबर, अगर आप किसी रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर चेंज करना चाहते हो जो आपने 1 में रिपोर्ट किया था, तो वो सिर्फ अगले बार की 1 से ही ठीक हो सकता है, 1A का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए अगर आपने कोई सेल दिखाई जिसमें आपने मिस्टर ए का जीएसटी नंबर कुछ फिल किया, बाद में आपको पता चला जीएसटी नंबर हमने गलत कर दिया, क्या इसे आप 1 के थ्रू, 1A के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो? द आंसर इज नो, इसको अगले बार की 1 से ही करना, 1A से रेक्टिफाई करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये 1A का कॉन्सेप्ट हमारा बनाएगा। अब आते हैं इनवर्ड सप्लाई की तरफ, यानी परचेजेस की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था परचेजेस की जब हम बात करते हैं तो परचेजेस में मेनली जो सरकार का पर्पस था वो आपका जो परचेजेस में सरकार ने 2 टाइप के रिटर्न्स बनाई है, जीएसटीआर 2A और 2B। मैंने आपको बताया था इनका पर्पस क्या था। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब कोई सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा तो वो ट्रांजेक्शन रेसिपिएंट के 2A 2B में जाएगा, तभी हम उसको आईटीसी देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती थी पहले कि सप्लायर टैक्सेस पे करता नहीं था और रेसिपिएंट उसका आईटीसी क्लेम मांग लेता था। तो सरकार को लगा ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टैक्सेस मिल नहीं रहा और आईटीसी भी देना पड़ जाए। तो सरकार ने कहा मैचिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं, ये 1 में दिखाएगा तो ही इसके 2A 2B में जाएगा। तो इस पर्पज से इनवर्ड सप्लाई के रिटर्न्स बनाई गई। बट ये फाइल नहीं करनी होती, ये वीव ओनली रिटर्न होती है। वीव ओनली रिटर्न है, इसका मतलब आप सिर्फ इन्हें देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके सप्लायर्स ने ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट किए हैं या नहीं किए। ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव रिसीव्ड इनवर्ड सप्लाई, उनको ये रिटर्न्स उनके लिए एप्लीकेबल होती है। ऑटो जनरेटेड है
ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय योर सप्लायर्स। दो फॉर्म्स है, इसमें से 2A और 2B दो फॉर्म बनाए गए हैं। 2B स्टैटिक फॉर्म होता है, 2B स्टैटिक फॉर्म है, 2A डायनेमिक फॉर्म है। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए 2B सिर्फ एक बार जनरेट होती है महीने में। देखो जो मंथली फाइलर है वो अपने रिटर्न 11 तक भरेंगे, जो क्वार्टरली फाइलर है वो 13 तक भरेंगे। तो बेसिकली सप्लायर्स अपने रिटर्न 13 तक फाइल कर चुके होते हैं। फिर 14 तारीख को 2B जनरेट हो जाती है। जिन्होंने भी ड्यू डेट तक अपने रिटर्न भर दी है उन्हीं सप्लायर के ट्रांजेक्शंस रेसिपिएंट के 2B में चले जाते हैं। लेकिन 2A सर ऐसे रिटर्न है जो हर रोज जनरेट होती है। अगर मान लो 1 तारीख को सप्लायर ने रिटर्न भर दी है तो 1 तारीख को आप 2A में इंस्टेंटली उस बिल को चेक कर सकते हो। 2 तारीख को नया बिल आया है तो 2 को चेक हो जाएगा। लेकिन 2B अगर आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो 13 से पहले 2B ओपन ही नहीं होगी, 2B दिखेगी नहीं आपको। 2B सर बनती ही एक बार है महीने में, वो 14 तारीख को। लेकिन 2A में हर रोज ट्रांजेक्शन अपडेट होते रहते हैं। इवन अगर सप्लायर लेट भी रिटर्न भरेगा तो भी वो 2A में आ जाएगा। 2B में अब नहीं आएगा। अगर 14 तारीख जा चुकी है, 13 तारीख जा चुकी है तो वो अगले महीने की 14 तारीख को जब 2B जनरेट होगी उसी में आएगा। ठीक है, तो 2B स्टैटिक फॉर्म होता है, 2A डायनामिक फॉर्म होता है। क्या इंफॉर्मेशन होती है सर? सेल की ही इंफॉर्मेशन होती है। सप्लायर ने जो सेल किया है वो आपकी परचेज बन जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। कहां से आती है सर इंफॉर्मेशन? जीएसटीआर 1 से, आईएफएफ से। आईएफएफ क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ टैक्स पेयर्स क्वार्टरली रिटर्न्स भी अपनी फाइल कर सकते हैं जो क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हैं। अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, इफ यू ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी, अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया है तो क्यूआरएमपी में सर क्या होता है कि आप रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करते हो। अब ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अगर सर हम जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरेंगे तो यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन जो जीएसटीआर 2B में जाएगा वो भी क्वार्टरली जाएगा और रेसिपिएंट को क्रेडिट भी क्वार्टरली मिलेगा। समस्या हो जाएगी। रेसिपिएंट कहेगा भाई मैंने तुम्हें टैक्सेस पहले महीने में दिए थे और तुम रिटर्न 3 महीने बाद भरते हो, मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। तो गवर्नमेंट ने आईएफएफ का ऑप्शन लॉन्च कर रखा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें सप्लायर क्या कर सकता है? ऑप्शनली एक फॉर्म फाइल करता है। मैंने कहा ऑप्शनल है, वो हर महीने एक फॉर्म फाइल कर सकता है। लाइक मान लीजिए पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून का, अप्रैल टू जून। अब वैसे अगर मान लो आपने अप्रैल में सेल किए एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी, तो सर हम तो जून खत्म होने के बाद रिटर्न भरेंगे। इसका मतलब जुलाई में रिटर्न भरेंगे और जुलाई में जाके आईटीसी जो है वो हमारा रेसिपिएंट ले पाएगा। बट रेसिपिएंट कह रहा है सर मैंने टैक्सेस तो आपको अप्रैल में दे दिए थे जब आपने सेल की थी, तो आप मुझे आईटीसी जल्दी दो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये जो क्यूआरएमपी ऑप्ट करने वाले लोग हैं ये अप्रैल और मई में, जब जीएसटीआर 1 नहीं भरेंगे वो तो जून खत्म होने के बाद भरेंगे, अप्रैल और मई महीने में ये आईएफएफ फिल कर सकते हैं चाहे तो। आईएफएफ का मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। छोटी सी स्टेटमेंट है, सिर्फ 2-3 टेबल होते हैं, उसमें आप अपने B2B के ट्रांजेक्शंस को कैप्चर कर सकते हो। इससे होगा क्या सर? जैसे ही आप आईएफएफ भरोगे सामने वाले को उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, उसके 2B में चला जाएगा अगर आपने आईएफएफ टाइमली भर दी तो। ठीक है, तो इतने से पर्पस के लिए आईएफएफ नाम से फॉर्म बनाया गया है। छोटा सा फॉर्म होता है एंड भरना ऑप्शनल है। आप भरना चाहो तो भरो, ना भरना चाहो तो ना भरो। तो अप्रैल के लिए 13 मई तक आप आईएफएफ फाइल कर सकते हो और मई के लिए 13 जून तक। जो ट्रांजेक्शन इस डेट तक आपने दिखा दिए, आईएफएफ में शो कर दिए, सामने वाले के 2B में वो भी रिफ्लेक्ट होगा, उसको उसके बेसिस पे आईटीसी मिल जाएगा। सरकार का यही पर्पस था कि भाई उसको वहां पे भी उसका आईटीसी मिल जाए। तो सर 1 से आ सकता है, आईएफएफ से आ सकता है, इवन जीएसटीआर 5 एनआरटीपी वालों को भरना होता है। अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से कुछ खरीदा है तो वो अपनी जीएसटीआर 5 में दिखाएगा और रेलेवेंटली आपके ट्रांजेक्शन 2B में आ जाएगा। जीएसटीआर 7 और 8 टीडीएस और टीसीएस, जिसका क्रेडिट आप कैश लेजर में क्लेम करते हो, मतलब 3B में क्लेम करते हो और कैश लेजर में जाता है, ये सारी चीजें 2A और 2B दोनों में जाएगी। अगर आपने रिटर्न्स टाइम से भरी है ये वाली सारी रिटर्न्स तो फिर वो 2B में भी जाएगा। अगर आपने रिटर्न्स डिले करके भरी है तो ओनली 2A में जाएगा और आईटीसी इस बार नहीं, अगले मंथ या अगले पीरियड के रिटर्न में ही आप ले पाओगे। ठीक है, 2B में रिफ्लेक्ट होना जरूरी होता है। ITC shall be claimed in GSTR 3B only for those invoices appearing in 2B। जो 2B में आते हैं सर उन्हीं के हम ITC क्लेम कर सकते हैं। आने के बाद भी कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, ये ITC के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो उसकी भी डिटेल 2A 2B में आती है। सर वो कैसे आती है? वो आपकी कस्टम में शिपिंग बिल जो आप फाइल करते हो उसके थ्रू रिफ्लेक्ट कर जाती है यहाँ पे। सॉरी, बिल ऑफ जो आपके एंट्री जो आप फाइल करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, उस बिल ऑफ एंट्री की बेसिस पे 2A 2B में ट्रांजेक्शन आ जाता है।
सर यहां सिर्फ गुड्स लिखा गया है, सर्विसेज क्यों नहीं लिखा गया? बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल नहीं होती, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको कभी 2A 2B में नहीं मिलेगा। उसका टैक्स आरसीएम बेसिस पे देना होता है और वो हमें खुद पे करना पड़ता है वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B। ठीक है, इफ वन इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट तो फिर वो इस मंथ के 2B में नहीं जाएगा, 2A में जाएगा, 2B में अगले महीने आएगा, आपको आईटीसी भी अगले महीने मिलेगा। अमेंडमेंट अगर 1A के थ्रू हुई है वो भी अगले महीने के 2AB में ही रिफ्लेक्ट करेगी, आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 2A और 2B का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसके बाद रूल 88C और 88D को भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो सिस्टम क्या होता है, जीएसटीआर 1 से आपका आउटपुट टैक्स चला जाता है 3B में पेबल। तो मैंने आपको बताया अगर आपने अमेंड कर दी इंफॉर्मेशन 1 में, आपने जो है वो 1,80,000 का टैक्स पेबल दिखाया था और 3B भरते टाइम आप सिर्फ उसे 18,000 या 20,000 चेंज करके अमाउंट को बदल देते हो, एंड वो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों अमाउंट में, मतलब सर 1 में जो आपने लाइबिलिटी एडमिट की वाइल फाइलिंग योर जीएसटीआर 1, आपने लाइबिलिटी एडमिट की 2 लाख रुपए, बट जब आपने 3B से उसे पे करने की बारी आई तो सिर्फ 1 लाख पे किया। तो यहां पे सर आपने कम पे किया है और ये डिफरेंस अगर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा हुआ तो आपके पास रूल 88C के अकॉर्डिंग नोटिस आ सकता है। सिमिलर वे में हम जब 2B में आईटीसी क्लेम करते हैं, मतलब 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है, लेट्स से 2B में 3 लाख का आईटीसी आया हुआ है, बट जब आपने 3B में उसे क्लेम किया तो ऑटोफिल में 3 लाख आ रहा था, बट आपने उसे चेंज करके 5 लाख क्लेम कर लिया, मतलब आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, जितना 2B में आया था उससे ज्यादा आपने 3B में क्लेम कर लिया। ऐसे केसेस में अगर डिफरेंस एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा हुआ तो अगेन आपको नोटिस आएगा इस बार रूल 88D के अकॉर्डिंग। दोनों सिनेरियो में आपको रिप्लाई करना होता है और जस्टिफिकेशन करना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ऑफिसर खुश हो गया तो ओके है, आपका पॉइंट वैलिड निकल जाएगा, नहीं तो वो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स लगा देगा, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, इंटरेस्ट पेनल्टी भी आपके ऊपर चार्ज कर सकता है। तो ये रूल 88C और 88D है, ये आप रीड कर लेना, कुछ ज्यादा खास नहीं है, मैंने आपको जो बात थी उसकी मेन बता दी है। दोनों केसेस में नोटिस में आपको 7 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जीएसटीआर 3B। सबसे पहले सेल के रिटर्न जीएसटीआर 1, आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न, देन परचेज 2A और 2B में। अब आगे सर 3B। 3B किस लिए सर? टैक्सेस पे करने के लिए। तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन जिन्हें 1 भरनी होती है ना, उन्हीं को 3B भरनी होती है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो रेगुलर में है और सीटीपी, इनको भरनी होती है, इनको नहीं भरनी जिनको 1 नहीं भरनी थी, आईएसडी, एनआरटीपी, कंपोजिशन डीलर, टीडीएस, टीसीएस और ओआईडीआर सप्लायर, इन सब के लिए स्पेसिफाइड फॉर्म है, तो इनके लिए 1 और 3B नहीं बनी है, जिनके लिए 1 है उन्हीं के लिए 3B बनाई गई है। फॉर्म का नाम 3B है। सर भरनी कब तक है? हमने 1 में देखा था कि 2 ऑप्शन है। 1 में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मंथली फाइलर होते हो या क्वार्टरली फाइलर। अगर आप मंथली फाइलर हो तो 1 भरनी होती है 11 तारीख तक, अगले महीने की 11। एंड अगर आप मंथली फाइलर हो तो 3B भरनी पड़ेगी 20 तारीख तक। तो मतलब सिस्टम क्या है सर, 11 तारीख को 1 भरो, उसके 9 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को 3B भरो। 1 में सेल दिखाओ, जो आपके 2B में आईटीसी आया है वो क्लेम करो, और 3B में जो नेट टैक्स पेबल बनता है, चाहे कैश हो चाहे आईटीसी हो, उसके थ्रू आप अपना टैक्स पे कर दो। ठीक है, एंड अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आप 1 भरोगे क्वार्टर खत्म होने के बाद, जो 13 तारीख आएगी अगले महीने की, लेट्स से अप्रैल टू जून का क्वार्टर है 13 जुलाई, जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर है 13 अक्टूबर। तो सिमिलर वे में 3B कब भरनी है सर? उनको क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 या 24। सर 22 या 24 दोनों तारीख है, कुछ स्टेट्स के लिए 22 रखी गई है और कुछ स्टेट्स के लिए 24। ऐसा क्यों किया गया? ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। एक साथ सारे लोग 22 को या 24 को भरने आए तो साइट क्रैश ना हो जाए, तो टेक्निकली 3 डेट बन जाती है, मंथली फाइलर के 20 और स्टेट वाइज कुछ स्टेट की 22 है, कुछ स्टेट की 24 है। क्या सर हमें ये याद रखना है कौन सी स्टेट की 22 है कौन सी की 24? नहीं, आपको ये रेलेवेंट नहीं है कि कौन से स्टेट में 22 है कौन से 24 है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 22 और 24 2 तारीख बताई गई है। इंफॉर्मेशन क्या जाती है सर? मेन तो वही इंफॉर्मेशन है आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, पीरियड, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब याद रखना वहां हम इनवॉइस वाइज भी इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे थे जब जीएसटीआर 1 भर रहे थे, बट यहाँ पे हमेशा टोटल जाता है, समराइज्ड वे में जाएगा, उसका टैक्स क्या बनता है वो भी जाएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो खाली 3B में रिपोर्ट होती है वो है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू आरसीएम। जो ट्रांजेक्शन पे आरसीएम में आपको टैक्स पे करना है वो डिटेल भी आपको 3B में ही फिलअप करनी होती है। जो आपका आईटीसी क्लेम होगा, जो आपने जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा,
उसकी बेसिस पे आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी कोई लेट फीस पेबल बनती है, इंटरेस्ट तो ये है, तो ये भी आपको यहीं पे दिखाना है। एग्जाम परचेसेस भी 3B में रिपोर्ट होती है और टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट भी आपको यहीं पे क्लेम लेना होता है। क्लेम लेने के बाद कहां जाएगा सर? कैश लेजर में, ये क्रेडिट लेजर में नहीं जाता है। Here all the details are on total basis। यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन बिल टू बिल नहीं रिपोर्ट होता, ये समरी रिटर्न होती है जिसमें आपको टैक्स ही पे करना होता है। तो यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन बिल बाय बिल बेसिस पे ना जाके टोटल बेसिस पे जाती है। एरर एंड रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सेम है जो जीएसटीआर 1 में था। सर गलतियां हो गई तो या तो आप करंट ईयर में ही कर लो या अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर या फाइनल रिटर्न भरने की, एनुअल रिटर्न भरने की तारीख विच एवर इज अर्लियर। अदर पॉइंट भी इसमें कॉमन है सर, जैसे कि 1 में था, जीएसटीआर 1 में अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी आपको भरनी पड़ेगी। सिमिलर वे में 3B भी अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो भी फिलअप करनी पड़ेगी, यानी कि नील के रिटर्न होगी तो भी फाइल करनी पड़ेगी। टाइम लिमिट भी यहाँ पे भी 3 साल का दिया गया है और अगर आपने पिछले साल की, पिछले महीने की या पिछले पीरियड की जीएसटीआर 1 या 3B नहीं भरी है तो आप करंट पीरियड की 3B या करंट पीरियड की अगर आपने 1 भी नहीं भरी है तो करंट पीरियड की 3B नहीं भर सकते। क्रोनोलॉजिकल ऐसे चलेगा, पहले 1 फाइल होती है फिर 3B फाइल होती है। तो अगर पीछे की कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो आप करंट पीरियड की 3B फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चल तो ये हो गया हमारा जीएसटीआर 3B का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्यूआरएमपी जो आपको बता रहा था, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है उन बिजनेसमैन को जिनके टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ये एग्रीगेट टर्नओवर है और आप इस बेसिस पे क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। आईएफएफ ऑप्शन है आपको, आप आईएफएफ फाइल करना चाहो, आईटीसी पास ऑन करना चाहो तो वो कर सकते हो। टैक्सेस यहाँ पे मंथली पे करने होते हैं। सर टैक्सेस कैसे पे करने होते हैं? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, आईएफएफ फर्निश कर सकते हो। मेन मुद्दा इसका टैक्सेस कैसे पे होंगे। क्यूआरएमपी में आपको मंथली टैक्स पे करने होते हैं सर। आपका जो भी टैक्स पेबल बनता है वो आपको महीने महीने जमा करवाना पड़ेगा 25 तारीख तक। गवर्नमेंट आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने दे रही है लेकिन टैक्सेस कह रही है हर महीने देके जाना। कब देके जाने सर? 25 तारीख तक। मतलब अप्रैल का टैक्स 25 मई, मई का टैक्स 25 जून एंड जून का टैक्स 25 जुलाई नहीं होगा, उसमें आप 3B भर रहे हो 22 या 24 को तभी पे हो जाएगा। मतलब पहले 2 महीने जो होंगे क्वार्टर के वहां 25 रेट रिलेवेंट होगी। क्वार्टर खत्म होगा तो सर 3B ही फाइल हो रही है पूरे क्वार्टर की, वहां पे बचा हुआ टैक्स हम पे कर देंगे। अब पे कितना करना है वो एक मुद्दा है। जब आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हो तो टैक्स पे करने के 2 मेथड्स आपको बताए गए, 2 कैलकुलेशन सजेस्ट की गई है। ध्यान से देखना ये मेथड्स कैसे बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्सेस कैसे पे होंगे वाइल फाइलिंग और जीएसटीआर 3B, सॉरी अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हो। क्यूआरएमपी में टैक्सेस कैसे पे होंगे? फर्स्ट मेथड इज कैलकुलेशन मेथड। पहला मेथड है जो आपका टैक्स बनता है वो आप कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेट करके ही पे करते हो। कैलकुलेशन मेथड में इसे कहता हूं। ये कैसे काम करता है सर? एग्जैक्टली कैलकुलेशन मेथड में क्या होता है, आप अपना टैक्स असेस करते हो, सेल्फ असेसमेंट मेथड भी आप इसे कह सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात कर रहा हूं और इसका पहला मंथ, फर्स्ट मंथ अप्रैल। सर अप्रैल महीने की रिटर्न तो मुझे अकेले को नहीं भरनी पड़ेगी अगर मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर रखा है, बट अप्रैल से जून महीने, जून क्वार्टर की रिटर्न जुलाई में जाएगी। बट सरकार ने कहा है सर टैक्सेस हर महीने चाहिए, तो अप्रैल का टैक्स आपको 25 मई तक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बट सर कितना करवाएं? तो पहला तरीका कहता है सेल्फ असेसमेंट तरीका या कैलकुलेशन मेथड। इसमें आप क्या करते हो सर, जो भी टैक्स बनता है पेबल आप उतना डिपॉजिट करवा देते हो। लाइक मान लीजिए अप्रैल मंथ में आपका आउटपुट बना, ओनली अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूं, अप्रैल मंथ में आपका आउटपुट बना 2 लाख रुपए एंड अप्रैल मंथ में आपका आईटीसी जो है वो है आपका लेट से 1.75 लाख। तो सर देना 2 लाख है, 1.75 लाख का आईटीसी है, तो नेट जो बचा 25,000 रुपए वो आपको 25 मई तक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होगा। दिस इज सेल्फ असेसमेंट। आप खुद टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेट करके जो पेबल आता है वो पे कर देते हो। सर लेट्स से हमारे पास आईटीसी 275 हो, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपके पास आईटीसी 275 है, आउटपुट 2 लाख का ही है, तो कुछ भी पेबल आया ही नहीं सर कैश में। आईटीसी से ही पेमेंट हो जाएगी आउटपुट टैक्स की और वो सेटलमेंट आप 3B फाइल करते टाइम कर सकते हो। टैक्सेस कुछ पेबल नहीं आ रहे हैं कैश में, दैट मींस आपको 25 मई को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला तरीका है। सेकंड मेथड क्या कहता है सर, पहले मेथड में ना एक झंझट है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। यहां पे आपको हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है और एक छोटा बिजनेसमैन जिसके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है खुद ये सारी कैलकुलेशन कर नहीं पाएगा और प्रोफेशनल से करवाएगा तो प्रॉब्लम वही हो जाएगी कि वो कंप्लायंस का पार्ट बन जाएगा।
तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल ऑप्शन भी दिया है, इसे हम फिक्स्ड सम मेथड कहते हैं, फिक्स्ड सम मेथड। इस केस में गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट बना दी आपकी। गवर्नमेंट ने आपसे एक सिंपल सी बात बोली कि सर आप अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात कर रहे हो ना, तो एक काम करो, इससे पिछले क्वार्टर पे आ जाओ। सर इससे पिछला क्वार्टर होगा जनवरी टू मार्च। अगर आपने जनवरी टू मार्च में भी क्यूआरएमपी ऑप्ट कर रखी थी, यस, पिछले क्वार्टर में भी आप क्यूआरएमपी में टैक्स पे करते थे, तो बस पिछले क्वार्टर में कैश में क्या भरा है वो देख लो। लेट्स से सर पिछले क्वार्टर में हमने 1,20,000 रुपए कैश में पे किया था बिकॉज आईटीसी नहीं था। तो गवर्नमेंट कहती है बस बात बन गई है, अब यहां से आपको क्या करना है, 1,20,000 आपने पिछले क्वार्टर में पे किया था, तो आप क्या करो, 30% अमाउंट करंट क्वार्टर के पहले महीने में पे कर दो। गवर्नमेंट ने कहा कि 1,20 पूरे क्वार्टर का पेबल था, तो इक्वल इक्वल बाइफरकेट करेंगे तो मोरलेस 33% आएगा। राउंड ऑफ करके हम कह रहे हैं 30%। अप्रैल का जब टैक्स पे करने जाओ तो 25 मई तक 36,000 पे कर दो। अब आपका अप्रैल महीने में जो पेबल चाहे वो 2 लाख आना था चाहे 0 आना था, आपने फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर लिया है, आप 36,000 पे कर दो। कम ज्यादा भी रहा तो ब्याज नहीं लगेगा। सिमिलर वे में मई में भी आपको 36,000 पे कर देना है, और जून जब आपका मंथ हो जाएगा तो अप्रैल मई जून की कंबाइन करके 3B फाइल करोगे, जो भी डिफरेंस हो वो पे कर देना, आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये एक सिंपलर मेथड है जिसमें मुझे कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, बस सिंपली पिछले क्वार्टर का देख लूंगा और उसके हिसाब से आगे पे कर दूंगा। बट सर अगर मान लो जून टू मार्च में मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट ना कर रखा हो, इसका मतलब सर मार्च की अकेले की रिटर्न थी, एक ही मंथ की थी, तो फिर गवर्नमेंट कहती है मार्च में आपने जो कैश में पे किया था उसका 100% आप अप्रैल में और उतना ही मई में भी जमा करवा दो। पहले वो 3 महीने का था तो हमने 30%, 1/3 करने की कोशिश की। अब एक ही महीने का है तो आप 100% अप्रैल में और मई में उसका डिपॉजिट करवा सकते हो। दिस इज फिक्स सम मेथड। इसके लिए आपको एक दो क्वेश्चन जरूर निकाल के देखने हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जो मेथड है वो कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने 30% बोल दिया, सॉरी ये 35% है। 35% रखा गया, 1/3 करने के लिए 33 से 35 किया गया, मैंने 30 बोला है, 35% आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स सम मेथड में आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगर आप क्यूआरएमपी में थे पिछले क्वार्टर में तो 35% पे कर दो, और अगर आपने पिछले क्वार्टर में मंथली फाइलिंग की थी तो लास्ट मंथ में जो आपने टैक्स कैश में भरा होगा उसका 100% आप इस रिटर्न इस मंथ में पे कर सकते हो। सिमिलर वे में सेल्फ असेसमेंट का तरीका भी हो सकता है, जहां पे आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है, जो आउटपुट बनता है वो आप नेट कैलकुलेट करते हो। अगर सर हमने इतना पैसा नहीं जमा करवाया क्यूआरएमपी ऑप्ट करने के बाद, तो आपके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, जितना भी आप डिले करोगे उसके नाम का आपके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा। तो दिस इज द स्कीम ऑफ क्यूआरएमपी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई। तो ये हमारी मेन रिटर्न्स थी जो एक रेगुलर टैक्स पेयर को भरनी होती है। कौन कौन सी होगी सर? जीएसटीआर 1 रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 2A 2B वीव ओनली होती है परचेजेस की रिटर्न, एंड जीएसटीआर 3B टैक्सेस पे करने की रिटर्न। फिर एक ऑप्शन आया क्यूआरएमपी का, कौन ले सकता है, क्या तरीका रहेगा, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अदर देन रेगुलर टैक्स पेयर्स की। तो जल्दी जल्दी से सबके रिटर्न्स देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जीएसटीआर 4, ये है कंपोजिशन डीलर के लिए। 1 हो गया, 2A 2B हो गया, 3B हो गया, अब आ गए 4 पे। जीएसटीआर 4 सर कंपोजिशन डीलर के लिए होता है। जीएसटीआर 4 इसका नाम रखा गया है। कब तक भरनी होती है सर? अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक। साल में एक ही बार भरनी होती है। कंपोजिशन डीलर को साल में एक ही रिटर्न भरनी होती है। टैक्सेस 4 बार पे करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। टैक्सेस 4 बार पे करता है हर क्वार्टर के बाद 18 तारीख को CMP 08 से, लेकिन रिटर्न एक ही बार फाइल करेगा जीएसटीआर 4। वो कब तक करनी होती है सर? फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो 30 अप्रैल आएगी वहां तक। इन्फॉर्मेशन क्या जाएगी सर? यहाँ पे देखिए कंपोजिशन डीलर को किसी को आईटीसी पास नहीं करना, तो वो जितनी भी सेल की इंफॉर्मेशन है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनपुट कर देता है। रादर उसे परचेजेस की डिटेल ज्यादा देनी होती है, इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाई इसे देनी पड़ती है। मतलब सेल की इंफॉर्मेशन तो कंसोलिडेटेड दे देगा, जो टैक्स पेबल बनता है वो लाइबिलिटी बना देगा, बट परचेजेस की रिटर्न उसे परचेजेस की डिटेल उसे, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल उसे इनवॉइस वाइज दिखानी पड़ती है। रजिस्टर्ड से कितना है, अनरजिस्टर्ड से कितना है। टैक्सेस मैंने आपको बताया क्वार्टरली पे करना होता है CMP 08 से, हर क्वार्टर के बाद 18 तारीख को। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है सर। नील की रिटर्न अगर आपकी है तो भी आपको भरनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी किया है, स्टिल यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। 0 फिगर के साथ चली जाएगी, लेकिन फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपने रेगुलर में स्विच कर लिया है तो जब तक आप कंपोजिशन में थे उस पीरियड के लिए तो जीएसटीआर 4 जाएगी, और बाद के पीरियड के लिए 1 3B जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल बनती है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये है कन्वर्जन के केस में। तो दिस वाज जीएसटीआर 4, इतना ही काम था। देन जीएसटीआर 5
एनआरटीपी जो होते हैं, एनआरटीपी कौन होते हैं सर? एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर से आया है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए, तो वो एनआरटीपी है, उसे जीएसटीआर 5 भरनी होती है। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटीआर 5 भरते हैं। ड्यू डेट क्या रखी गई है सर? अगले महीने की 13। इनके पास क्यूआरएमपी वाला कोई ऑप्शन नहीं है सर, ये 180 दिन 90 दिन का रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं, फिर 90 का ही एक्सटेंशन मिलता है, इनको कौन सा क्यूआरएमपी देना है? तो गवर्नमेंट ने कहा सर मंथली फाइल कर दो, अगले महीने की 13 तारीख या जब बिजनेस क्लोजर हो जाएगा तो उसके बाद 7 दिन, जो भी केस बनता है आपको आपके रिटर्न भरनी है। ये एक ही रिटर्न है इनके लिए, जीएसटीआर 5, तो इसी में अपनी सेल की डिटेल डालते हैं, इसी से अपना टैक्स भी पे कर देते हैं। वैसे तो टैक्स जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनका एडवांस में चला जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है, कमी रह गई है, तो वो अपनी जीएसटीआर 5 के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से कुछ हो जाता है। उसके बाद जीएसटीआर 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आईएसडी वालों को भरनी होती है क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे सिलेबस से बाहर रखा गया। आईएसडी का कॉन्सेप्ट भी सिलेबस में नहीं है, उसके रिटर्न्स भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जीएसटीआर 7, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। जीएसटीआर 7 और 8 टीडीएस और टीसीएस की है। जब कोई टैक्स डिडक्ट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, आपको ध्यान हो तो 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे और वो अगले महीने की 10 तारीख, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगले महीने की 10 तारीख तक टैक्स पे करके रिटर्न को फाइल कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या जाती है सर? डिडक्ट की डिटेल जाएगी, जिसके आपने टीडीएस जिसका आपने डिडक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और अकॉर्डिंगली एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है 7A में, जो आपको डिडक्टी को 5 दिनों के अंदर अंदर देना होता है। इसी रिटर्न के थ्रू आप अपने टैक्सेस वगैरह सब पे कर सकते हो। याद रखना जीएसटीआर 7 हो या जीएसटीआर 8 हो, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रांजेक्शन है या नहीं है, आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, चाहे नील की फाइल कर देना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट, रिवाइज्ड इनवॉइस जब हम इशू करते हैं, जब आपका बैक डेट से रजिस्ट्रेशन आता है, तो आप इंटरवेनिंग पीरियड के लिए रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो। जो आपकी पहली रिटर्न जाएगी रजिस्ट्रेशन आने के बाद, आप उस रिटर्न में फाइल उसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 जीएसटीआर 8 टैक्स कलेक्टर को फाइल करनी होती है, टीसीएस की रिटर्न होती है, सेम सारी इंफॉर्मेशन टीडीएस वाली ही है, 10 तारीख तक भरनी होती है, डिटेल ऑफ कलेक्ट की जाएगी। अब इस केस में भी गलती अगर हो गई है तो आप 30 नवंबर तक, या आपकी जो एनुअल स्टेटमेंट आप फाइल करोगे जीएसटीआर 9 भी, जो भी पहले हो जाए वहां तक ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे भी 3 साल का टाइम दिया गया है, अगर आप किसी कारण से नहीं फाइल करते हो तो अगले 3 सालों में आप उसे भर सकते हो, ड्यू डेट से 3 साल काउंट करने। ठीक है, तो ये जीएसटीआर 8 थी। सर इसके अलावा जो हम रेगुलर वालों के अलावा रिटर्न देखते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट हाँ रीड जरूर करना है क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं है, बेसिक रीडिंग वाला ही पार्ट है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, एनुअल रिटर्न। सॉरी, 2 रिटर्न और रह गई, एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न। ये है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 के अंदर है ना कई रिटर्न्स नोटिफाई की गई है, 9 है, देन 9A, 9B एंड 9C, 4 रिटर्न्स यहाँ पे मेन बनती है। ठीक है, जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसे 9 और 9C करनी होती है। हमारे सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया हुआ, ब्रीफली बता देता हूँ, ये सारी रिटर्न्स आपको भरनी होती है 31 दिसंबर तक। 9 और 9C का पर्पज है, 9 सबसे पहले जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होती है, ये उन रेगुलर टैक्स पेयर को भरनी होती है जिनकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ज्यादा है। जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उन्हें 9 नहीं भरनी, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9, और जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 9 भी भरनी पड़ेगी और 9C भी भरनी पड़ेगी। ये एनुअल रिटर्न होती है, बेसिकली पूरे साल का ब्यौरा जाता है, आप अपनी बुक्स को, आपकी जीएसटी फाइल्ड रिटर्न्स को आपके ओवरऑल जो बुक्स बनती है उसके साथ मैच करके 9 और 9C के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई करते हो अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो 9 और 9C एनुअल रिटर्न्स है। 9 भरनी होती है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, और 9C भरनी होती है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। सर 5 करोड़ से ज्यादा वालों को क्या 9 नहीं भरनी है, उन्हें दोनों भरनी पड़ेगी। ठीक है, ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है। देन 9B और 9C नोटिफाई किया गया। 9B जो नोटिफाई किया गया वो टीसीएस वालों के लिए किया गया कि जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो साल में एक बार पूरे साल की डिटेल भी देंगे। और 9C 9 जो ए है वो कंपोजिशन वालों के लिए बनाई गई थी। इनिशियली ऐसा किया गया था कि जीएसटीआर 4 क्वार्टरली थी और 9A भरनी थी कंपोजिशन वालों को साल के साल, बट फिर क्या हुआ सर, जीएसटीआर 4 को ही एनुअल कर दिया गया है, तो 9A का रेलेवेंस ही खत्म हो गया है, बिकॉज जो आप 4 भरवा रहे हो वो भी एनुअल है, तो फिर 9A की कोई जरूरत नहीं है, तो 9A डिलीट हो गई है, उसका कोई यूज नहीं है। 9 और 9C रेगुलर टैक्स पेयर के लिए और 9B टीसीएस वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी आप पढ़ सकते हो ये 31 दिसंबर तक भरनी होती है, बाकी बातें इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं। ठीक है,
चलिए अब आते हैं लास्ट रिटर्न पे, वो है फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न है और एक्चुअल में भी ये फाइनल रिटर्न ही होती है। जब एक व्यक्ति का जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो उसे लास्ट में समरी देनी होती है कि मेरे पास अभी भी कितना स्टॉक पड़ा है। जब हमने आईटीसी वाला चैप्टर पढ़ा था तो ध्यान कीजिए, वहां पे हमने पढ़ा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन छोड़ के जाते हो यानी रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड हो जाते हो तो जो स्टॉक बचा हुआ होता है, जो कैपिटल गुड्स आपके पास होते हैं, उसका जीएसटी रिवर्स करके जाना होता है। तो उसी की डिटेल देने के लिए फाइनल रिटर्न भरवाई जाती है। फॉर्म का नाम है जीएसटीआर 10। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पे करनी होती है फाइल सर। टाइम क्या दिया गया है इसमें? आपका टाइम है विद इन 3 मंथ, 3 मंथ का टाइम है सर। किस दिन से सर? डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो जाए वहां से 3 मंथ आपको काउंट करने होते हैं। इसमें आपको स्टॉक की डिटेल देनी होती है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको आपके स्टॉक की डिटेल देनी होती है, आपको आपके कैपिटल गुड्स की डिटेल देनी होती है जो जीएसटी कैंसिल होने पर आपके पास है। पर्पस क्या है सर? वो आईटीसी रिवर्स करवाया जा सके। तो जितना आपके पास जीएसटी क्रेडिट लेजर में पड़ा है वहां से पे कर दो, बैलेंस आपको कैश से पे करना होता है। ठीक है। लास्टली जीएसटीआर 11 भी एक रिटर्न है जो यूआईएन होल्डर को भरनी होती है रिफंड क्लेम करने के लिए। बट अगेन बस इसका नाम याद रख लेना, इससे ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी जीएसटी रिटर्न्स है जो ओवरऑल आपको फाइल करनी होती है। सर जीएसटी रिटर्न ना भरने पर क्या होता है? कंसिक्वेंसेस देखो सर, इंटरेस्ट लगेगा, लेट फीस लगेगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और इवन आपका जीएसटी भी कैंसिल किया जा सकता है। तो टाइमली रिटर्न भरना जरूरी है। एक और टॉपिक जो इस चैप्टर में कवर किया गया वो है जीएसटी प्रैक्टिशनर। बेसिकली एक कोर्स है, इस कोर्स को करके जो स्पेसिफाइड डिग्री वाले लोग हैं वो जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप क्लाइंट्स का काम आपको एक आईडी दे दी जाएगी, उसी के थ्रू आप अपना काम कर सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं, तो ये मैं सेल्फ रीड के लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको खुद पढ़ना है। नोट्स आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हमारा टॉपिक था जीएसटी रिटर्न्स का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर स्पेसिफाई कर सकते हो कि सर ये डाउट है। मैंने जल्दी जल्दी करवाया, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। स्टिल कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।